नमस्कार दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं हमारी शिक्षा पद्धति में और एक नई शिक्षा पद्धति का मॉडल लागू होने जा रहा है। यानी कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट होने जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कैबिनेट से मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें स्टडी एग्जाम और रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और अब हमारी शिक्षा स्किल बेस्ड होगी, ना कि रट्टाफिकेशन बेस्ड। यानी कि अब हमारी शिक्षण पद्धति है वह कौशल पर आधारित होगी। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़े चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए हैं 29 जुलाई 2020 को, और यह बदलाव 34 साल बाद यानी कि आफ्टर 34 इयर्स हमारी शिक्षण पद्धति में ये सब चेंज किए गए हैं। और अब हमारे देश की जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा, जो अभी तक केवल 4.45% था। यानी कि 4.45% बढ़कर अब यह 6% हो जाएगा, जो कि एजुकेशन पर खर्च होगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल बैग्स, प्री प्राइमरी क्लास से लेकर बोर्ड एग्जाम्स, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन और एमफिल, पीएचडी, बीएड सब कुछ चेंज हो गया है। जानिए हमारी एजुकेशन सिस्टम का नया रूप क्या है। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के साथ साथ कृषि शिक्षा यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन, कानूनी शिक्षा, लॉ एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि स्टडी के साथ साथ स्किल एजुकेशन को भी जोड़ा जाए, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ कौशल शिक्षा को भी विकसित किया जाए। अभी तक हम लोग आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, थिएटर, योगा, क्राफ्ट, इन सभी को स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट्स के फॉर्म में पढ़ते थे, लेकिन अब ये सब हमारे मेन सब्जेक्ट का पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री के साथ ऑप्ट कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग को, या हम इंजीनियरिंग के साथ ऑप्ट कर सकते हैं म्यूजिक को। इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में हम अब किसी भी स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इन जो हमारी कन्वेंशनल स्कीम थी, यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इन 3 स्ट्रीम्स में ही हम अपने आप को 10th क्लास के बाद डिवाइड कर लेते थे और वही हमारी कॉलेज एजुकेशन में चलता था। अब इन तीनों स्ट्रीम्स के बीच में एज सच कोई बॉर्डर लाइन डिफाइन नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। यानी कि हम अपनी चॉइस के जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो किसी भी स्ट्रीम से ऑप्ट कर सकते हैं, जिनका की कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल होगा। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब 10+2 के बोर्ड स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हटाकर 5+3+3+4 इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम पढ़ाई के साथ जीवन कौशल, स्टडी के साथ लाइफ स्किल को जोड़ सकें। अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं 5+3+3+4 सिस्टम की। 5 यानी हमारी इनिशियल 5 क्लासेस जो प्ले स्कूल, प्री प्राइमरी फर्स्ट और सेकंड, इन 5 इयर्स को मिलाकर बनती है, और जिसमें स्टूडेंट होता है 3 to 8 इयर्स यानी कि 3 से 8 साल के बीच में। तो इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का करिकुलम डेवलप करेगी एनसीईआरटी, जो कि 3 to 6 इयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में जोर दिया जाएगा भाषा, जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, स्थानीय भाषा को इंक्लूड किया गया है, जो कि विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, राजस्थान या बंगाल आदि में बोली जाती है। तो इस तरह की 8 रीजनल लैंग्वेज में ई कंटेंट तैयार किया गया है, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा, और इन सब रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। 0 to 3 इयर्स से स्टूडेंट को प्रिपेयर करने की, यानी कि उनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी अभिभावकों यानी पेरेंट की है। उसके बाद प्ले ग्रुप से सेकेंड स्टैंडर्ड तक भाषा और मैथ्स पर जोर दिया जाएगा, और ये रीजनल लैंग्वेज आपकी कंटिन्यू हो सकती है 5th स्टैंडर्ड तक। 4th और 5th स्टैंडर्ड में राइटिंग स्किल यानी कि आपकी लेखन शैली पर जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, डिस्प्ले, पोस्टर जैसी विजुअल एड्स का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा भाषा मेला, गणित मेला, भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह आदि का आयोजन भी स्कूल में किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा यानी कि 6 to 9 इयर्स पर फाउंडेशन, लिटरेसी और न्यूमरेसी पर काम किया जाएगा। इस तरह से 5+3 यानी 3 से 8 वर्ष और 8 से 11 वर्ष तक बुनियादी शिक्षा पर जोर रहेगा। जैसे ही अब स्टूडेंट 6th क्लास यानी कि 6ठी कक्षा में आता है,
उसके साथ साथ वोकेशनल स्टडीज को जोड़ा जाएगा और 6 से लेकर 8 क्लास तक उसके सारे विषयों का यानी सारे सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा कोडिंग जैसी नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं जो कि बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है और अभी कॉलेज लेवल पर ही कोडिंग सीखी जाती है, लेकिन 6 स्टैंडर्ड पर स्कूल लेवल पर स्टूडेंट को कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई है, जरूरी कर दी गई है और वोकेशनल स्टडीज को जोड़ा जाएगा। कोडिंग को मैंडेटरी करने का उद्देश्य है कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स को लॉजिकल थिंकिंग के लिए इंस्पायर किया जा सके और वोकेशनल स्टडीज से जोड़ा जाएगा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी और इंटर्नशिप कराई जाएगी और इस तरह से जो भी लाइफ स्किल बच्चों को सिखाई जाएगी वो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में उसको मेंशन किया जाएगा। तो बच्चों में लाइफ स्किल सिखाने पर सरकार का पूरा जोर है ताकि स्टूडेंट आगे जाकर जिस फील्ड में काम करना चाहें वो आसानी से कर सकें और उनका ये जो अचीवमेंट है, स्किल अचीवमेंट, वो उनकी रिपोर्ट कार्ड पर मेंशन किया जाएगा। एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसमें ईसी, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन भी होगा और टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी खास जोर दिया जा रहा है ताकि जितने भी हमारे सरकारी शिक्षक हैं या प्राइवेट शिक्षक हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे विद्यार्थियों को तैयार कर सके। इसके लिए टीचर्स एजुकेशन को सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा गर्ल्स एजुकेशन यानी कि बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 12वीं कक्षा तक 12th स्टैंडर्ड तक एक्सटेंड किया गया है। तो इस तरह 8th स्टैंडर्ड तक 5+3+3 यानी प्ले ग्रुप टू 2nd, देन 3rd to 5th एंड 6th to 8th। अब आता है लास्ट +4 जिसमें हमारे स्टूडेंट्स क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यानी कि 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक या विद्यार्थी आते हैं। तो इन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इन बड़ी क्लासेस में इस 9 से लेकर हायर स्कूल में 9 से लेकर 12 तक सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है और पेपर्स को ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया गया है। इसका की कंसेप्ट ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। इसमें आर्ट, साइंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज करते हैं लेकिन आपके स्कूल ऐसी जगह है जहां पर लैब की फैसिलिटी नहीं है या लैब है तो रनिंग नहीं है, तो इस तरह से अगर लैब की एब्सेंस है तो वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे और इस वर्चुअल लैब्स कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस कम करने के लिए बोर्ड 3 बार तक परीक्षा करा सकता है। इसके अलावा रटने वाला काम कम करने और नॉलेज बेस्ड टेस्ट ज्यादा लेने के लिए थ्रू आउट द ईयर एप्लीकेशन बेस्ड इंटरनल टेस्ट लिए जाएंगे जिनसे आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा और आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ही नहीं होंगे बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम आप 2 बार दे सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर आपका इवैल्यूएशन होगा। सिर्फ साल में 1 बार या 2 बार एग्जाम लेकर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों का स्ट्रेस काफी कम करने की कोशिश की जा रही है, उनका सिलेबस कम किया जा रहा है और उनको बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बॉर्डर लाइन हटाकर बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेकर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज करने का बहुत अच्छा ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए यानी अभिभावकों के लिए अच्छी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल के फीस स्ट्रक्चर पर लगाम लगाई जा रही है जो कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तथा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी ये सब इम्प्लीमेंट होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे स्कूल लेवल एजुकेशन के लिए। अब हम स्कूल लेवल एजुकेशन के बाद बात करते हैं कॉलेज लेवल एजुकेशन की, क्योंकि सरकार ज्वाइन कर रही है हमारी स्टडी को लाइफ स्किल से यानी हमारी पढ़ाई को जीवन कौशल से, और इसके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया गया है जो कि प्राचीन ज्ञान पद्धतियों को एजुकेशन से जोड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट का एकमात्र उद्देश्य है कि 2030 तक 100% एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को गवर्नमेंट 100% करना चाहती है 2030 तक यानी कि सन 2030 तक। अब स्कूली शिक्षा के बाद हम बात करते हैं कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज एजुकेशन में आपको छूट दी जाती है मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट चूज करने की, यानी आप अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो कि आपका माइनर सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स ऑनर्स के साथ चूज कर सकते हैं मैथ्स को, या फिर आप इकोनॉमिक्स के साथ चूज कर सकते हैं मैथ्स को। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे। और अगर किसी भी कारण से आपको फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद
चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति के कारण हो, आपको नौकरी करनी पड़ी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपका जॉब हो, या फिर आपके मैरिज की वजह से आपको बीच में अपनी एजुकेशन क्विट करनी पड़े। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार किया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का, यानी कि किसी कारणवश अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करना पड़ता है या सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करना पड़ता है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट जितने भी क्रेडिट यानी कि मिनिमम मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो कि जरूरी है, वो आपने जो भी अर्न किए हैं वो क्रेडिट आपके साथ कैरी रहेंगे। ये आपका क्रेडिट कैरी ऑन हो जाएगा और उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जब आप री एंट्री करेंगे उसका कोड और सारी डिटेल्स आपके कॉलेज में स्टोर रहेगा और जब आप तय सीमा में वापस आते हैं तो आपके वही क्रेडिट कैरी ऑन हो जाएंगे और आगे जाकर अपना थर्ड ईयर कंटिन्यू करके अपना डिग्री ले सकते हैं। इसके लिए आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको सर्टिफिकेट, आफ्टर सेकेंड ईयर आपको डिप्लोमा और आफ्टर फाइनल ईयर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना जॉब करने के लिए अगर आपने क्विट किया है तो आप उसको री एंटर करके आप अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं जो कि डिग्री बेस्ड है तो आपको एक डिग्री कोर्स करना काफी होगा। लेकिन आप फर्दर हायर एजुकेशन में अगर आप रिसर्च डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको फिर जाना होगा, जिसके बाद आपको डायरेक्ट पीएचडी में एंट्रेंस मिलेगा और ये आपका पूरा एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा 4 इयर्स का और पीएचडी आपकी होगी 4 इयर्स की। और इसमें एमफिल के कंसेप्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी कि पीजी के बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट अपने रिसर्च यानी कि पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। एक नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लागू की गई है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में एंट्रेंस के लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कंडक्ट करेगी एंट्रेंस एग्जाम कंट्री वाइड, यानी कि पूरी कंट्री में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो सब एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट किए जाएंगे। यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई जैसी संस्थानों के स्थान पर हायर एजुकेशन कमीशन बनाया गया है, जो कि लॉ स्ट्रीम और मेडिकल स्ट्रीम को छोड़कर बाकी अन्य सभी स्ट्रीम के लिए एचईसी यानी कि हाई एजुकेशन कमीशन गठित किया गया है। इसके अलावा एचआरडी यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय के स्थान पर इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि सेंट्रल मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक अब एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। इस तरह से हम कॉलेज लेवल पर भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ले सकते हैं, जैसे मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स लेकर हम इकोनोमेट्रिक्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी लेकर एज ए जियोलॉजिस्ट हम अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक स्ट्रीम के अलावा दूसरे स्ट्रीम पर तक, चाहे वो स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, हम अपना मल्टी डिसिप्लिनरी और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें अपनी डिग्री ऑब्टेन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए 3.5 करोड़ न्यू सीट्स, 3.5 करोड़ नई सीट अलॉट की गई है, क्योंकि हमारे केंद्र सरकार का उद्देश्य है हायर एजुकेशन का परसेंटेज मोर देन 50% से अधिक लाने के लिए। इनोवेटिव रिसर्च करने के लिए अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं, अगर आपको अनुसंधान के बाद अपना करियर बनाना है, तभी आपको रिसर्च में जाना चाहिए। और इसमें भी इनोवेटिव रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ का गठन किया है, जो कि फंडिंग अथॉरिटी है, फाइनेंसिंग करेगी न सिर्फ रिसर्च इन साइंसेस बल्कि रिसर्च इन सोशल स्टडीज ऑल्सो। तो ये गवर्निंग बॉडी होगी आइदर साइंस और सोशल स्टडी, वेयर एवर जहां भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए एक एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगी, जो आपकी फंडिंग अथॉरिटी होगी। इस तरह से नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि स्किल बेस्ड है, जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए, कौशल आधारित शिक्षा के लिए, जीवन कौशल को विकसित करने के लिए, उच्च शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, बालिका शिक्षा को प्रमोट करने के लिए और एग्जाम का स्ट्रेस कम करके नॉलेज बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और एक बहुत बड़ी खुशखबर आई है केंद्र सरकार की तरफ से हम सभी विद्यार्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो कि भविष्य हमारी शिक्षा प्रणाली को एक नए आयाम पर ले जाएगी। जय हिंद, जय भारत।